नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है रूह का मकीन और इसकी राइटर है नबीला अज़ीज़। ये एक कंप्लीट नॉवलेट है। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नॉवलेट को बगैर किसी देर के। वो उसके चिल्लाने की आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि वो क्यों और किस पे चिल्ला रही है। जब भी वो कुछ सोचते हुए भारी कदम उठाता कमरे के ऐन सामने पहुँच गया था जब अंदर से फ़िरोज़ साहब की धीमी और थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। इतना बड़ा और अहम फ़ैसला किसी जज्बातीपन या फिर हमदर्दी में आकर नहीं कर सकता। उसने यकीनन कुछ सोच समझकर ही ये फ़ैसला किया होगा। उसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये फ़ैसला किया है, वरना वो वही शामिर नवाज़ है जिसे ऐना फ़िरोज़ से नफ़रत थी, जो ऐना फ़िरोज़ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज वो बैठे बिठाए अपने फ़ैसले मेरे हक़ में क्यों करने लगा? सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पे साबित कर देना चाहता है कि उसके सिवा दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। नहीं पापा, मुझे शामिर नवाज़ से शादी नहीं करनी। बेशक दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाए, मैं तन्हा रह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन शामिर नवाज़ का सहारा कभी नहीं लूँगी। वो ऊंची आवाज़ में बोलती नढाल हो रही थी और फ़िरोज़ साहब बेबस से बैठे थे। बेटा, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम गुजरी बातों को जहन से निकाल दो। बचपन और जवानी में बड़ा फ़र्क होता है। तुम्हें आज का सोचना चाहिए। वो सचमुच तुम्हें प्लीज़ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बाप बंद कर दे। मेरा कोई कज़न है ना मेरा कोई अपना है। मैं पहले ही बेबस हूँ, मुझे और बेबस मत करें। मुझे मेरे हाल में जीने दें प्लीज़। वो हाथ जोड़ती और हाँसी हो रही थी। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी कैसे? ज़िंदगी? वो उनकी अधूरी बात पे चीख उठी थी। कौन सी ज़िंदगी पापा? ये मेरी ज़िंदगी है। ये आपको ज़िंदगी नज़र आती है? वो कहते कहते बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मुझे तन्हा छोड़ दे। उससे मज़ीद बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वह खुला दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। वो तो उसे देखकर ही नफ़रत से रुख मोड़ गई थी, जबकि फ़िरोज़ साहब को कुछ हौसला हुआ था। चंद सेकंड कमरे में खामोशी छाई रही और इस खामोशी को वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियों की आवाज़ बेतरतीब कर रही थी। और यही आवाज़ फ़िरोज़ साहब के लिए अजियत का बाइस बन रही थी और उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए उसे बोलना पड़ा था। अंकल, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। उसने कुछ इस अंदाज से कहा था कि जैसे कह रहा हो, आप जाइए, इससे मैं निपट लेता हूँ। और वो कदरे तवक्कुफ़ से उठ खड़े हुए थे। दरवाजे की सिम बढ़ते हुए उनके कदम बोझल लग रहे थे। उसने पल भर के लिए पास से गुजरते फ़िरोज़ साहब का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथ का मबहम सा हौसला दिया था और वो जाते जाते रिलैक्स हो गए थे। कमरे में काफ़ी चीज़ों की तोड़ फोड़ भी नज़र आ रही थी। वो तो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। एहतियात से दरवाज़ा बंद करके कांच के टुकड़ों को अपने बूटों तले रौंदता हुआ पैंट की जेबों में हाथ फंसाए उसके सामने आ रुका। मेरा ख्याल था कि मुझे तुम्हारे रूबरू आने की नौबत नहीं आएगी और मामला हल हो जाएगा, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा मंजूर नहीं था। मुझे क्या मंजूर है और क्या नहीं, ये जानने वाले आप कौन होते हैं? वो एकदम उसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्लाई थी। मैं कौन होता हूँ? बहुत जल्द तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर कराने आया हूँ कि इस तरह चीख चिल्लाकर सबको प्रेशराइज़ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। होगा वही जो मैं चाहूँगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बुलबुला उठी थी। हरगिज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम इस शादी पे किस लिए ज़ोर दे रहे हो, ताकि बाद में तुम अपनी अज़मत के झंडे गाड़ सको, तुम्हें मज़ीद सराहा जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शामिर नवाज़, जितनी नफ़रत तुम मुझसे करते हो उससे 10 गुना ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे करती हूँ। मैं मर जाऊँगी मगर तुमसे शादी नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई से गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। उसका लहजा इंतहाई हद तक कमीज़ था और दूसरे ही पल शामिर का भारी हाथ जनाटे से उसके चेहरे पर नक्श हो गया था। वो बैठे बैठे बेड पर ऊंधी गिरी और शामिर का दिल उसकी तकलीफ़ पे तड़प कर उसकी सिमत लपका था, मगर उसको अपने दिल की लगाम खींच कर रखना पड़ी थी, क्योंकि वो पहले ही नरमी और अपनायत से बदजन थी। ये थप्पड़ मैंने अंकल पर चीखने चिल्लाने के लिए मारा है। तुम्हें अपनी बददिमागी में बड़े छोटे की तमीज़ भूल गई है। ना तुम्हें अपना एहसास है ना किसी और का। शामिर ने गुस्से से कहते हुए उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया था, जब बल्कि झंझोड़ा था और वो उसकी बात पर फट पड़ी थी। मुझे एहसास नहीं है, मुझे। उसने शामिर का गिरबान पकड़ लिया था। ऐना प्लीज़। शामिर ने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुफर गई थी। बस मुझे कोई दलील मत देना। इन 4 सालों में मुझे इन दीवारों ने दलीलें ही तो दी हैं और इन दलीलों के सहारे ही तो जी रही हूँ एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं हर तरह से हार चुकी हूँ। शामिर, जानते हुए जीने की ख्वाहिश कितनी शदीद होती है। मुझ में भी ये ख्वाहिश थी, मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिए मौत की दुआएं। ऐना, खुदा के लिए चुप हो जाओ, आगे कुछ मत कहो।
शामिर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और वो शामिर के हाथों में ही चेहरा छुपाकर बिलख के उठी थी। तुम भी तो मुझसे नफरत करते थे। तुम ही तो कहते थे कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ हो जाए तो मैं ऐना फ़िरोज़ का कत्ल करूँगा। देखो आज मैं खुद तुम्हें अपना कत्ल माफ़ करती हूँ। मैं बहुत अज़ियत में हूँ शामिर, मुझे इस अज़ियत से निकाल दो। अब की बार शामिर की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। हाँ, तुम सचमुच सबको तंग करने के लिए पैदा हुई हो। तुमने हमेशा सबको सताया। देखो तुमने किस किस को सताया है। तुम्हें सबूत चाहिए ना, आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। वो गुस्से से पलटकर कमरे से चला गया था और थोड़ी देर बाद वापस आया तो ना जाने क्या क्या उठा लाया था और सब कुछ उसके सामने बेड पर ढेर कर डाला था। देखो तुमने किस किस को सताया है ऐना फ़िरोज़, देखो नफ़रतों के सबूत देखो। वो इंतहाई गज़ब से कहता धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। आज पहली बार शामिर इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला था और इसका ये रूप नाकाबिले यकीन था। वो हैरतज़दा से बैठी बेड पे बिखरी अशिया को और कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। उसने लर्ज़ते हाथों से उन चीज़ों की सिमत हाथ बढ़ाया था। अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। आज सर्दी की लहर मामूल से ज़्यादा थी। घरों और सड़कों में भागने दौड़ने वाली चीज़ों ज़िंदगी की गहमा गहमी बहुत कम नज़र आ रही थी। ज़्यादातर लोग अब भी बिस्तरों में दबके हुए थे, लेकिन एक वो थी जो हर चीज़ से बेनियाज दनदनाती फिर रही थी और उसके यही हाकिमाना अंदाज थे जो अनीसा बेगम को आग लगाते थे। उन्हें ऐना फ़िरोज़ एक आँख नहीं भाती थी, लेकिन भी जान की वजह से वो आज तक खुलकर इस गुस्से का इजहार नहीं कर पाई थी, क्योंकि गिलानी हाउस में शुरू से अब तक भी जान का हुक्म चलता आ रहा था और कभी भी किसी ने उनकी हुक्म अदूली की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि वो अंदर ही अंदर पेचो ताव खा के रह जाती थी। बज़ाहिर खुशबाश और अच्छी अच्छी नज़र आती थी, मगर ऐनी की नज़र उस अच्छी के पीछे का हाल भी जानती थी, तभी उनको तंग करती और मज़ीद चिढ़ाती थी। अभी भी कुछ यही हाल था। वो पूरे एरिया में साइकिल से चक्कर काट के आ रही थी और उसको इतनी सर्दी में बाहर से आते देखकर भी जान परेशान हो गई थी। अल्लाह खैर करे, क्यों अपने साथ साथ मेरी जान की भी दुश्मन हो रही हो तुम। सर्दी देखी है आज, अरे हाथ देखो इसके कितने ठंडे हो रहे हैं। समीर पुत्र ज़रा हीटर तो ऑन कर दो, देखो बर्फ़ हो चुकी है ये। बीजान उसके हाथ पकड़ पकड़ कर देख रही थी, जो ठंडक से सुर्ख पड़ चुके थे। बीजान ये बर्फ़ नहीं हो चुकी, बर्फ़ का ब्लॉक हो चुकी है। किसी को लगंडा बनाने वाले को दे आते हैं, किसी गोला गंडा बनाने वाले को दे आते हैं। समीर बेजारी से कहता उठकर हीटर ऑन करने लगा था। नवेरा पुत्र, अंडे उबाल चुकी हो तो इसके लिए भी दे जाओ, कहीं ठंड से नमूनिया ही ना हो जाए, उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा और अनीसा बेगम का कलेजा जल गया था। इतने लाड प्यार देखकर इतनी आसानी से नमूनिया नहीं होगा, बड़ी मजबूत हड्डी है कमबख्त की। वो मुँह में बुड़बुड़ा रही थी। दादो पराठा भी, उसने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े थे। सारा पुत्र, नवेरा से कह दे पराठा भी दे जाए, फिर इसने स्कूल भी जाना है। उन्होंने बारी बारी सबको हुक्म जारी किए थे। क्या नवेरा नौकर लगी इस मनहूस की? अनीसा बेगम बस तलमलाए जा रही थी। इससे क्या हुआ है? शामिर एक हाथ में अपने शूज़ उठाए और एक हाथ में अपनी टाई और फाइल पकड़े वहीं आ गया था और रैना को सोफे पे कम्बल में बैठकर नाश्ता करते देखकर हैरत हुई थी। सर्दी लग रही थी इसे, इसलिए यही नाश्ता मंगवा लिया था। बीजान ने फ़ौरन वजह बयान की थी। स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हो? शामिर झुककर शूज़ पहनते हुए उससे इस्तफसार कर रहा था। नहीं, बेहद मध्यम आवाज़ सुनाई दी थी। तो देख क्या रही हो, उठो जल्दी से ख़त्म करो ये सब। वो तस्मे बंद करते हुए सख्ती से बोला था और वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी थी। जब तक वो तैयार होकर आई, शामिर भी नाश्ता ख़त्म कर चुका था। जाओ, अब खड़ी क्यों हूँ? उसने उसे खड़े देखकर पूछा था। वो आज मेरी वैन नहीं आएगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्या? लेकिन मुझे तो किसी को पिक करना है। शामिर उसे अपने गले पड़ते देखकर ठठक गया था। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, वो उसी के से अंदाज में ज़ोर देकर बोली थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही तो स्कूल जाने पे ज़ोर दे रहा था और रोब जमा रहा था। तुम समीर के साथ चली जाओ। आई एम सॉरी, मेरा आज प्रैक्टिकल है, मैं लेट जाऊँगा। समीर ने हाथ झाड़े, सो मजबूरन उसे चलने का इशारा करके बाहर आ गया था। मेरी एक क्लास फेलो है, उनकी गाड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे उनको पिक करना है। तुम पिछली सीट पर चली जाओ। शामी ने घर से कुछ दूर आकर गाड़ी रोकी और उसे पीछे भेज दिया था और उधर एक बड़े से बंगले के सामने आकर हॉर्न दिया था। कुछ ही देर में जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस इंतहाई मॉडर्न किस्म की लड़की गेट से नमूदार हुई थी। हाय शामिर, आज लेट क्यों हो गए? वो गाड़ी में बैठते हुए काफ़ी बेतकल्फ़ी से बोली थी और उसके लफ्ज़ आज पे ऐना के कान खड़े हो गए थे और उसे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि वो उसे रोज़ाना पिक करता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करते रहे और ऐना चुपचाप न जाने क्या क्या सोचती रही। आज उसके सामने शामिर की शराफत का पहलू आया था, इसलिए उसे तो कुछ सोचना ही था और उसकी सोचें उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रही थी, जिनको शामिर ने बैक व्यू मिरर से ही जांच लिया था और ख़तरे की घंटी भी सुनाई देने लगी थी।
आज घर में चहल पहल मामूल से ज़्यादा थी क्योंकि आज रानी आपी अपने बच्चों के हमरा तशरीफ़ लाए हुए थे और उनके आते ही रौनकें किचन से लेकर गेट तक बिछ जाती थी। इन रौनकों में ऐना पेश होती थी। उस वक्त भी हरा भरा लॉन उसके लिए क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ था। हमज़ा, मेरे बाद तुम्हारा ओवर शुरू होगा, दुआ करो आखिरी बॉल पे ये आउट हो जाए। उसने विकेट पे खड़ी सोनी को देखा और खुद बॉलिंग करवाने के लिए थोड़ी दूर चली गई थी। इधर आओ। एक पाँव आगे एक पाँव पीछे ही था जब अकब से शामिर की आवाज़ आई थी। उसका गेंद वाला हाथ फिज़ा में ही रह गया था और उसने गर्दन मोड़कर शामिर को देखा था। वो अभी अभी गाड़ी से उतरा था, अलबत्ता उसने अपना अंदाज़ बदलने की जहमत नहीं की थी, यूँ जैसे स्टैचू बन गई हो। मैं कह रहा हूँ इधर आओ। अब की बार आवाज़ और लहजा सकता वो दान किचकिचाती हुई गेंद हमज़ा की सिमत उछालकर उसके करीब आ गई। तुमने मेरी क्लास फेलो के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? शामिर के लहजे में सुबह वाला खदशा बोल रहा था। ऐना और मशकूक हो गई। वो गाड़ी वाली, वो जब भी मासूमियत पे आती तो हद कर देती थी। देखो ऐना, उसके बारे में बीजान, नवेरा, सारा या फिर समीर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी गाड़ी ख़राब है इसलिए आजकल मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, कोई गलत बात मत सोचना। शामिर ने न जाने क्यों वजाहत पेश की थी। सुबह तो आप सिर्फ आज कह रहे थे कि उसकी गाड़ी ख़राब है और अब आजकल इतने बड़े घर की बेटी है वो, क्या उसे दूसरी गाड़ी छोड़ने नहीं जा सकती या फिर उसके घर में सिर्फ एक ही गाड़ी है? वो भी बाल की खाल उतारना खूब जानती थी। शामिर गुस्सा दबा गया था क्योंकि आज खुद फंसा हुआ था और वो शेर हो रही थी। देखो है ना, तुमने किसी बात को मिर्च मसाला लगाकर किसी को बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि मैं सबकी नज़रों में मशकूक हो जाऊँ या फिर मैं नहीं चाहता कि मैं सबकी नज़रों में मशकूक हो जाऊँ या फिर उस लड़की के किरदार पे कोई हर्फ आए और मुझे खामखा सफाइयाँ देना पड़े। इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अपनी ज़बान काबू में रखना, समझी तुम? उसने सख्ती से कहा था। वो कंधे उचकाकर पलट गई। ऐना, क्या बात थी? मामू ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हमज़ा करीब आ गया। उसकी तबीयत में तजस्सुस हद से ज़्यादा भरा हुआ था। तुम्हारे मामू का किसी के साथ ज़बरदस्त किस्म का अफेयर चल रहा है और वो उसे छुपा रहे हैं। वो भी ऐना फ़िरोज़ थी, उल्टी खोपड़ी वाली। मामू का अफेयर? हमज़ा ने आंखें फैलाई। माँ, और अब किसी को बताना मत। चलो अंदर चलते हैं और लूडो खेलते हैं, अब बाहर अंधेरा हो चुका है। वो बुस में चिंगारी फेंककर सुकून से उनके साथ अंदर आ गई थी जहाँ रानी आपी बड़ा जमान थी। दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह वो गुस्से से खौलता हुआ उसके कमरे में जा पहुँचा था। मैंने तुमसे कहा था कि किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये सब बकवास की। वो उसे खा जाने के दर पे था और वो जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपनी पिंक कलर की टाई को पिन लगाते हुए उसकी सिमत पलटी थी। क्या हुआ है? शामिर का दिल चाहा उसे घूंसा जुड़ दे। तुमने हमज़ा और सोनी से मेरे बारे में क्या कहा और क्यों कहा, जबकि मैं मना करके गया था? और क्या ऐसी वाहियात बातें बच्चों से की जाती हैं? वो तिलमिलाते हुए पूछ रहा था। आपने सिर्फ ये कहा था कि बीजान, नवेरा, सारा और समीर को ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमज़ा और सोनी का तो आपने नाम भी नहीं लिया था, और अगर वो बच्चे हैं तो क्या मैं बच्ची नहीं हूँ? आप मुझसे उस लड़की की बात क्यों कर रहे थे? मोहतरमा, ऐना से बातों में जीत जाना बहुत मुश्किल काम था। तुम बच्ची हो? चलती फिरती आफत हो तुम। वो इंतहाई गुस्से में था। मैं बीजान को बताती हूँ, आप मुझे आफत कह रहे हैं। एक तो आप लड़कियों से अफेयर चलाते हैं और फिर उसे छुपाने का कहते हैं। बीजान, शामिर भाई मुझे, वो बुलंद आवाज़ से कहती दरवाजे की तरफ लपकी थी कि शामिर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी सिमत खींच लिया। खुदा के लिए ऐना, किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर लिया करो, प्लीज़ अपनी ज़बान बंद रखो। वो बीजान की वजह से बेबस हो गया। आप मेरा बाजू छोड़िए, वो तीखे लहजे में बोली थी, और शामिर उसका बाजू छोड़कर तिलमिलाते हुए बलाखिर कमरे से ही निकल गया था और वो दिल खोल कर हंसी थी। हमज़ा और सोनी ने रात सोने से पहले अपने मामू के कारनामे की इत्तला अपनी माँ को दी थी और सुबह सुबह जॉगिंग से वापसी पे ही रानी आपी ने शामिर की तफ्तीश शुरू कर डाली थी, जिस पे उसे कई बार वजाहत देना पड़ी थी कि वो लड़की महज एक क्लास फेलो है और उसकी ग्रुप मेंबर है। इसलिए चंद रोज़ की पिक एंड ड्रॉप का मसला था जिसके लिए शामिर ने उसे ऑफ़र की थी, क्योंकि वो भी उसी एरिया की रिहाइश थी और रूट भी एक ही था। लेकिन इतनी वजाहतों के बाद भी रानी आपी का शक दूर नहीं हुआ था। उन्होंने ऐना को खामोशी से शामिर पर नज़र रखने को कहा था, जिसका उसने बाखुशी वादा कर लिया था। दादो, मैं पास हो गई, मेरा रिज़ल्ट आ गया। वो दूर से ही शोर मचाती हुई आ रही थी, लहजा खुशी से खनक रहा था। बीजान, नवाज़, गिलानी और शामिर बाइक वक्त चौंक गए थे। उन्हें हरगिज़ उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सच था कि वो अच्छे नंबर से पास हुई थी। जीती रहो, अल्लाह कामयाबी नसीब करे। बीजान ने उसे अपनी आगोश में समेटकर दुआएं दी और माथे पे प्यार किया था।
अंकल, मेरे मार्क्स आप सबकी तवक्को से ज़्यादा आए हैं, उसने खुशी से चहकते हुए बताया था, जिस पे नवाज़ गिलानी ने उसे मुबारकबाद दी, सर थपका और साथ साथ इनाम भी दिया था। इससे पहले कि ऐना उनसे इनाम वसूल करके पीछे हटती, शामिर वहाँ से उठकर चला गया था। हालांकि वो उसे मतवज्जे करके अपनी कामयाबी का बताने ही वाली थी। उसे जाते हुए देखकर ज़रा की ज़रा ठहरी थी और फिर दोबारा से सबकी तरफ मतवज्जे हो गई थी। थोड़ी देर बाद नवेरा, सारा और समीर ने भी उसे मुबारकबाद से नवाजा था, बल्कि समीर तो बाकायदा उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था। अब मैं कॉलेज जाऊंगी ना दादू। आजकल उसे पास होने से भी ज़्यादा कॉलेज जाने की खुशी खुश कर रही थी। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ेगी, बीजान ने उसके बाल संवारते हुए प्यार से कहा था। बड़ा नाम रोशन करेगी, अनीसा बेगम दिल ही दिल में बुड़बड़ाई। मैं सारा आपी के साथ कॉलेज में एडमिशन लूँगी। क्यों? सारा के कान खड़े हो गए थे। आपका कॉलेज बहुत खूबसूरत है और घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी तो आपने 2 साल और पढ़ना है उस कॉलेज में, इसलिए मुझे भी आसानी रहेगी आपके साथ। ऐना पहले से सोचे बैठी थी, लेकिन सारा को ये मंजूर नहीं था। हो सकता है मैं इस साल कॉलेज छोड़ दूँ। मेरा इरादा है कि मैं 1 साल के लिए स्टडी ड्रॉप करके कुछ रेस्ट करूँ। इस दौरान मैं मुख्तलिफ कोर्सेज़ कर लूँगी। सारा ऐना को अपने कॉलेज में अफोर्ड करने का हौसला नहीं रखती थी, इसलिए बहाने से टाल दिया था। सो मजबूरन उसे अपने एडमिशन और कॉलेज का मसला नवाज़ गिलानी के सामने रखना पड़ा था और चंद दिन में ही उसका एडमिशन हो भी गया था। ऐना, इधर आओ बेटा, तुम्हारे पापा का फ़ोन है, बात कर लो। नवाज़ गिलानी की इत्तला पे फ्रेश मूड में सीढ़ियाँ उतरती ऐना के कदम सुस्त पड़ गए थे और यही सुस्ती उसके चेहरे पे छा गई थी। वो एक पल में ही बुझ सी गई थी। हेलो, दूसरी तरफ से फ़िरोज़ गिलानी की बेताब सी आवाज़ उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने पाठ से लहजे में सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान, मेरी बच्ची? ठीक हूँ, मुबारक हो बेटा, तुमने इंतहाई अच्छे मार्क्स से मैट्रिक क्लियर किया है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है बेटा। वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। थैंक यू, उसने बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट और तुम्हारी शॉपिंग के लिए कुछ रकम भेजी है, बीजान से ले लेना, और अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना बेटा, वो प्यार भरे लहजे में कह रहे थे। क्या आप मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? वो खुश हुए कि वो खुद कोई फरमाइश करना चाह रही है। मुझे आपकी ज़रूरत है पापा, मुझे कोई गिफ्ट, कोई रकम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना बाप चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। माँ और बाप की कमी कभी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। प्लीज़ आप आ जाइए, मैं बहुत तन्हा हूँ। ऐना का लहजा भरा गया था और फ़िरोज़ गिलानी वहीं के वहीं बेबसी का ढेर बन गए थे। उनके पाँव की जंजीर ने उनकी कुव्वत गवाही सल्ब कर डाली थी और ऐना चुपचाप रिसीवर क्रैडल पर डालकर वापस अपने कमरे में चली गई थी। और ये हमेशा ही होता था कि वो अपने बाप से फ़ोन पर बात करते हुए कतराती थी, क्योंकि हर बार ऐसी कोई बात निकल ही जाती थी कि फ़ोन खामोशी से बंद करना पड़ जाता था और फिर ऐना का पूरा दिन चुपचाप अपने कमरे में गुजर जाता था। तब बाप के साथ साथ माँ की कमी मज़ीद बढ़ जाती थी और वो सबसे छुपकर खूब दिल खोल के रोती, और जब बाहर आती तो फिर से फ्रेश हो चुकी होती थी। नवाज़ गिलानी और फ़िरोज़ गिलानी सिर्फ 2 ही भाई थे। वो दोनों काफ़ी कम उम्र थे जब बाप दिल का मरीज़ हो गया और घर के हालात बद से बदतर होते चले गए थे। बाप की बीमारी ने उनकी तालीम को भी निगल लिया था और मजबूरन वो दोनों भाई रोज़गार ढूंढने में लग गए। छोटा मोटा काम करते हुए वो दोनों घर धकेलने में कामयाब हो ही गए थे कि बाप की अचानक मौत ने उन्हें तोड़ के रख दिया था। वो अपनी माँ के साथ रह गए थे और माँ की कफ़ाई शारी देखते हुए नवाज़ गिलानी ने फ़िरोज़ गिलानी को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और ज़िम्मेदारी खुद उठा ली थी। इस तरह वो घर भी उठा रहे थे और भाई की तालीम का बोझ भी। हालात काफ़ी बेहतर थे, जिनके बलबूते पे बीजान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और 3 सालों में 3 बच्चों रानिया, शामिर और नवेरा की पैदाइश ने नवाज़ गिलानी को बौखला के रख दिया था। उन्हें एक कंधे की ज़रूरत थी जो उनका बोझ बटा लेता, और ये कंधा फ़िरोज़ गिलानी के सिवा और किसका हो सकता था भला। और अपनी तालीम से फ़ारिग होते ही फ़िरोज़ गिलानी ने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि अपने मुल्क में वो सालों धक्के खाते रहते, फिर भी अच्छी जॉब मिलना नामुमकिन था और ना ही उनके हालात बदल सकते थे। सो पैसा कमाने के गर्ज से उन्हें अपनों से दूर कर डाला था। वो अपना घर बेचकर अपने जाने का इंतज़ाम कर पाए थे और नवाज़ गिलानी हालात बदल जाने की उम्मीद लेकर किराए के मकान में आ बसे थे। और फ़िरोज़ गिलानी जो पीछे अपना सब कुछ बेच आए थे, इंग्लैंड पहुंचकर काम ढूंढने में लग गए। लेकिन एक वेटर, एक कुक, एक डिश वॉशर से बढ़कर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इल्लीगल थे। उन्हें ये काम चोरी छुपे करना थे और वक्त गुजारना था।
लेकिन फ़िरोज़ गिलानी अपने पीछे के हालात से बाखूबी बाखबर थे और हालात बदलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने वो कुछ कर भी डाला था। शादी के बाद वो कदरे आज़ाद हो चुके थे, अच्छी जगह जॉब मिल गई थी और इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी हाथ आ गई थी। अब वो वक्त पड़ने पे वापस पाकिस्तान भी जा सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि दिन रात मेहनत करते रहते, जिसका नतीजा ये निकला कि नवाज़ गिलानी का बिज़नेस जम चुका था। वो घर और गाड़ी के मालिक बन चुके थे, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, सब कुछ सेट हो चुका था। बस फ़िरोज़ गिलानी की कमी थी और बीजान दिन रात इसरार करती थी कि वापस आ जाओ। फ़िरोज़ गिलानी अपनी बीवी और अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। एलिस बहुत अच्छी लड़की थी, फ़िरोज़ गिलानी को बहुत चाहती थी, लेकिन मसला ये था कि वो उसे पाकिस्तान नहीं जाने देती थी। उसे फ़िरोज़ गिलानी की बेवफ़ाई का ख़दशा था, लेकिन वो तमाम उम्र कैद होकर भी तो नहीं रह सकते थे। लिहाजा उन्होंने एलिस को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी थी और मजबूरन फ़िरोज़ गिलानी को हज़ारों वादे और कस्में देने के बाद पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिली थी, और यूँ वो एलिस को अपनी मोहब्बत का और अपनी वापसी का यकीन दिलाकर पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान आकर उन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई थी। उनके घर के हालात ही नहीं, बल्कि सब कुछ बदल चुका था। नवाज़ गिलानी के बच्चे बड़े हो चुके थे, बेजान खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो अपनी इस खुशी में मज़ीद इजाफ़ा चाहती थी, वो भी फ़िरोज़ गिलानी की शादी की सूरत। और फ़िरोज़ गिलानी बीजान की ख्वाहिश सुनकर बदक गए थे। बीजान, मैं शादी कर चुका हूँ, आप जानती तो हैं कि एलिस मेरी बीवी है। देख बेटा, वो गोरी है, वो कभी भी तेरी नस्ल बढ़ाने का नहीं सोचेगी। तेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। बेटा, तुझे वारिस की ज़रूरत है। क्या सारी ज़िंदगी सिर्फ उसी गोरी मेम को लेकर बैठा रहेगा? बीजान के मशवरे अनीसा बेगम को तपा रहे थे। वो अपने घर में किसी देवरानी जेठानी की शराकत हरगिज़ नहीं चाहती थी। लेकिन बीजान, इसमें उस बेचारी गोरी मेम का क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने औलाद देना हुई तो दे देगा। अनीसा बेगम ने फ़िरोज़ गिलानी की साइड ली थी। अनीसा, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बीजान ने उन्हें टोक दिया था, और फ़िरोज़ गिलानी को बीजान ने बुरी तरह घेर लिया था और उन्हें हामी भरना पड़ी थी। और फ़िरोज़ गिलानी को हामी भरते देखकर अनीसा बेगम के ख़्यालात ने बड़ी तेज़ी से करवट बदली थी। अगर फ़िरोज़ ने शादी ही करनी है तो हमारी सुरैया कैसी रहेगी? अनीसा बेगम की बात पे नवाज़ गिलानी और बीजान एकदम चौंक गए थे। वो अपनी बहन का रिश्ता सामने रख रही थी, लेकिन सुरैया का रिश्ता उन्हें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि वो मिजाज के लिहाज से अनीसा बेगम से भी 4 हाथ आगे थी। इसीलिए उन्होंने साफ इनकार कर डाला था और घर में बदमज़गी फैल गई थी। जबकि बीजान इस बदमज़गी को खातिर में लाए बगैर अपनी सरगर्मियों में लग गई, और फिर एक रोज़ अपनी पसंद से नजमा बेगम को ब्याह लाई थी। फ़िरोज़ गिलानी 2 माह बीवी के साथ रहे थे और फिर वापस इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ एलिस उनका इंतज़ार कर रही थी, और एलिस उनकी वापसी पे बेपनाह खुश हुई थी। लेकिन ऐना की पैदाइश पे जब वो पाकिस्तान आए तो नजमा बेगम बहुत बीमार थी। डिलीवरी के दौरान होने वाली पेचीदगियों ने उन्हें कमज़ोर और नढाल कर डाला था, और शायद अंदर कहीं शौहर की जुदाई और सौतन का गम भी उन्हें खाया जा रहा था। शादी से पहले उन्होंने सोचा था कि वो एडजस्ट कर जाएंगी, लेकिन शादी के बाद वो अपने शौहर का इतनी दूर जाकर दूसरी बीवी के साथ रहना सह नहीं पाई थी। जबकि फ़िरोज़ गिलानी नजमा बेगम को हर तरह से अपने होने का मान बख्शते रहे थे, और उनकी तकलीफ़ के पेश नज़र वो इंग्लैंड जाने से 1 हफ़्ता लेट हो गए थे कि एलिस उनको खोजती हुई पाकिस्तान आ गई थी। और यहाँ आकर एलिस पे इंकशाफ हुआ कि फ़िरोज़ शादी कर चुका है और उसकी बेटी भी है। फ़िरोज़ गिलानी उसे रोकते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन वो वापस चली गई और जाते ही उन पे केस दायर कर दिया था। फ़ौरन नजमा बेगम को उनके हाल पे छोड़कर नन्ही सी गुड़िया को जी भर कर देखे बिना वो वापस चले गए थे, क्योंकि हालात संगीन हो चुके थे। ऐना 1 साल की थी जब नजमा बेगम की डेथ हो गई थी, लेकिन फ़िरोज़ गिलानी बीवी की मौत का सुनकर भी पाकिस्तान नहीं आ सके थे। एलिस की इस बेअतबारी और फ़िरोज़ गिलानी की मजबूरी के खेल में ऐना जवान हो गई थी। आज से 2 साल पहले फ़िरोज़ गिलानी एलिस के साथ सिर्फ 5 रोज़ के लिए एग्रीमेंट पे मिलने के लिए आए थे, और ऐना बाप की शफ़क़त की तशनगी दिल में लिए चुपचाप देखती रह गई थी, और उसके अंदर की यही महरूमियों ने उसे बागी बना दिया था। वो खुदसर और हट दरम हो चुकी थी। वो सबको ज़िच कर देना चाहती थी, और वो ऐसा करती भी थी। उसका ज़्यादा टारगेट अनीसा बेगम होती थी, क्योंकि वो पहले ही ऐना से खार खाए रहती थी। जब वो कुछ उल्टा सीधा कर देती तो उनको मज़ीद गुस्सा चढ़ जाता था। दूसरा टारगेट शामिर होता था, जो सबको अपने रोब में रखना चाहता था, लेकिन ऐना उसके रोब में नहीं आती थी, और शामिर उसकी बदतमीज़ियों पर सुलगता रह जाता। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त तो एहतराम वो नवाज़ गिलानी का करती थी, और वो भी उससे बेपनाह प्यार करते थे। और बीजान की तो बात ही अलग थी। उसका कॉलेज में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि उसे अपने स्कूल की एक क्लास फेलो मिल गई थी। दोनों एक क्लास और एक ही मिजाज की थी। पूरा दिन एंजॉय करते हुए और दोस्त बनाते हुए गुजर गया था। 5 लड़कियों का ये ग्रुप बहुत से वादों के साथ दोस्ती निभाने का अहद करते हुए अपने अपने घरों को लौट गया था, और फिर दोस्ती का ये सिलसिला चल निकला था। यार, एक बात बताओ, ये मोहब्बत होती कैसे है? ऐना ने चिप्स के पैकेट से चिप्स निकालते हुए पूछा था। यार, सिंपल सी बात है। जब एक फुल हाइट का मालिक आपके सामने हो, अपनी भूरी आंखों से आपको देख रहा हो, अपने अनाबी होंठों से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो,
अपने मजबूत हाथों से आपके कंधे थाम के यकीन दिला रहा हो तो सच पूछो यार, मोहब्बत हो ही जाती है। काशी ने आँख दबाते हुए मोहब्बत का काफ़ी रोमांटिक सा नक्शा खींचा था। ऐना को हैरत हुई थी। हाय, मोहब्बत के फुल हाइट, भूरी आंखें, अनाबी होंठ और मजबूत होना क्या बहुत ज़रूरी है? ऐना का लहजा फ़िक्रमंद था। हाँ यार, मोहब्बत करो तो किसी शानदार पर्सनैलिटी से, और अगर कोई इतना खूबसूरत ना हो तो फिर मोहब्बत ही ना करो मेरी जान। काशी ने हल बताया था। तो फिर मैं इतना हैंडसम लड़का कहाँ से ढूंढूंगी जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं? ऐना को फ़िक्र सताने लगी थी। क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई नहीं है खूबसूरत हैंडसम? काशी ने हैरानी से कहा। खूबसूरत और हैंडसम? ऐना ने अपने जहन पर जोर देकर अपने जानने वालों में से हैंडसम लड़का ढूंढना चाहा था। नहीं यार, मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे कज़न्स में से कोई नहीं है? कज़न्स? अब की बार ऐना ने कज़न्स को सोचा तो शामिर भाई और समीर के अलावा कोई नज़र नहीं आया था। हाँ, मेरे 2 कज़न हैं यार, उसने खुशी खुशी बताया, जैसे वो चीज़ मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। कौन कौन? काशी ने पूछा। शामिर भाई और समीर भाई। ज़्यादा हैंडसम कौन है? शामिर भाई, ऐना ने एतराफ़ किया था, वरना कोई और वक्त होता तो वो शामिर की पर्सनैलिटी का एतराफ़ करने से साफ मुकर जाती। अगर भाई का लफ्ज़ हटा दो तो कैसा रहेगा? काशी ने आंखें मटका के पूछा था, और ऐना समझ में आते उछल पड़ी थी। अरे मुझे मरवाना है क्या? वो मेरी गर्दन मरोड़ देंगे अगर मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा भी तो। ऐना चिप्स का पैकेट मुठिया में दबोचते हुए चिल्लाई थी। अरे कुछ नहीं करेंगे, लड़कियों में बड़ा दम होता है, लड़के मिनटों में घायल हो जाते हैं, और जो पहले से ही घायल हो। ऐना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, रोज़ उस लड़की को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। ऐना ने इत्तला पहुंचाई थी। तो यार उस लड़की को रास्ते से हटा दो। कैसे यार? ऐना अब उसकी बातों से उलझने और बेजार होने लगी थी। रानी आपी, आज मैंने उस लड़की को शामिर भाई के साथ एक होटल में देखा था। शामिर भाई उसे गिफ्ट दे रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। रानी आपी का दिल धक से रह गया। अब क्या करें? शामिर को कैसे मना करें कि वो उससे मेल जोल ना रखे? रानी आपी का लहजा पुरसोच और फिक्रमंद था। शामिर भाई को नहीं, आप उस लड़की को मना करें जो उनके पीछे पड़ी हुई है। ऐना ने रास्ता दिखाया। उस लड़की को मना? मगर कैसे? अरे आप ही, सिंपल सी बात है, उसके घर जाइए और उसे खरी खरी सुनाकर वापस आ जाइए। ऐना के ख्याल में ये सब करना बहुत आसान था। नहीं ऐना, ऐसा कैसे हो सकता है भला? शामिर को ही समझाने की कोशिश करती हूँ। आप ही, वो नहीं समझेंगे बल्कि वो आप पर गुस्सा करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें। ऐना की आंखों पे काशी की पढ़ाई पट्टी बंधी हुई थी और उसने रानिया को इतना पंप कर दिया था कि वो उस लड़की के घर जा पहुंची थी। आप किसके कहने पे अरिहा के घर गई थी? शामिर ज़िंदगी में पहली बार रानिया आपी के साथ इस लहजे में बोला था जिस पे उन्हें दुख हुआ था। गलत लोगों की सोहबत का यही तो असर है कि तुम अपने बड़ों के सामने इस लहजे में बात कर रहे हो। गलत वो लोग नहीं, गलत आप लोग हैं। आपकी सोच गलत है। आपने हर ताल्लुक़ को एक ही तराजू में तोलना सीखा है। हाँ, आजकल की लड़कियाँ जैसी हैं उनका हमें खूब पता है, रानी आपी ने गुस्से से कहा था। उस वक्त तो वो तिलमिलाते हुए वहाँ से चला गया, मगर जब शाम को अरिहा से मुलाकात की तफसील सुनी तो उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। उसका रुख ऐना के कमरे की तरफ था। आप? ऐना उसे देखते ही बेड से उतर गई थी, लेकिन दूसरे पल वो जनाटे से पड़ने वाले थप्पड़ से लड़खड़ाकर बेड पे गिरी थी। शामिर भाई, शट अप! अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम मत लेना। मैं समझता था तुम सिर्फ ज़बान की बुरी हो, दिल की बुरी नहीं हो, मगर आज मुझे पता चला है कि तुम ज़बान की बुरी भी हो, दिल की बुरी भी हो, और दिमाग की भी बुरी भी हो। जितनी घटिया तुम खुद हो उतनी घटिया तुम्हारी सोच है। तुम सबको अपने जैसा समझती हो, हालांकि तुम सिर्फ एक हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। शामिर गुस्से से पागल हो रहा था। लेकिन मैंने क्या? तुमने जो किया है अच्छा किया। तुमने रानी आपी को अरिया के बारे में बताया। मैंने अरिया को बर्थडे गिफ्ट दिया, तुमने वो भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तुमने रानी आपी को अरिया के घर जाने पे फोर्स किया। तुमने उन्हें अरिया का एड्रेस दिया। तुमने कुछ ना होते हुए भी मुझे मशकूक कर दिया। तुमने अरिया की इंसल्ट ही नहीं करवाई, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। फिर भी तुम कहोगी कि तुमने कुछ नहीं किया। ऐना फ़िरोज़, आज अगर मुझ पर एक कत्ल माफ़ हो जाता तो मैं तुम्हारा कत्ल कर डालता। तुम फसाद की जड़ हो। अम्मी सच कहती है, तुम मुसीबत हो, अजाब हो इस घर के लिए, अजाब। वो गुस्से से लफ्ज़ चबा चबा कर कहता, उसे नफ़रत से देख रहा था। और ऐना थप्पड़ से सुन होते रुखसार पे हाथ रख के साकित खड़ी शामिर को देख रही थी। उसके कानों में शामिर के नौकीले अल्फाज गूंज रहे थे। वो उस शख्स से मोहब्बत करने निकली थी, लेकिन खुद बिखर कर रह गई थी। उसकी ज़रा सी नादानी और बचपने ने उसे अर्श से फ़र्श पे ला पटका था, और वो रेज़ा रेज़ा हुई ज़ात को समेटती रह गई थी। पहले उसे सिर्फ ये एहसास होता था कि सब उस पर गुस्सा करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं, मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि अनीसा बेगम और शामिर वगैरह सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते, उससे नफ़रत भी करते हैं। उसे अपनी ज़ात बोझ लगने लगी।
वो सबकी नज़रों से ही नहीं अपनी नज़रों से भी छुपने लगी। उसे सिर्फ शामिर ने शक्ल ना दिखाने का कहा था, लेकिन वो सबसे अपनी शक्ल छुपाने लगी। बेशक ऐना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी उस पर यह एहसास हावी था कि शामिर ने जो कुछ उसे कहा है वो उनके लिए मर जाने की हद तक है। वो हंसती खेलती खुश खुश रहने वाली ऐना चुप होकर रह गई थी, और उसकी इस चुप का गम बेजान को खाए जा रहा था। अलबत्ता घर में और किसी को कोई फिक्र ना थी, बल्कि सब सुकून में हो गए थे। शामिर हायर स्टडी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था, जिसके लिए आजकल उसकी कोशिशें जारी थी। वो अपने यूरोप जाने का इंतज़ाम कर रहा था और इसी भाग दौड़ में लगा हुआ था। आजकल स्टडी वीज़ा की सहूलत मिली हुई थी और वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता था। शायद किस्मत उसका साथ दे रही थी। जब भी उसके सारे इंतज़ामात होते चले गए थे। उसे 1 माह बाद अमेरिका जाना था और घर वाले सभी उसके लिए उदास हो रहे थे। भाई, आप वापस कब आएंगे? सारा ने काफ़ी उदासी से पूछा था। 4 साल बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। शामिर ने मुस्कुराकर छोटी बहन का हाथ थपका था। 4 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, सारा ने खोए हुए लहजे में कहा था। अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए गुड़िया। उसने बहन को बाजू के घेरे में लेकर करीब कर लिया था। भाई, हमारे लिए भाभी भी ले आना, नवेरा ने चाय का कप थमाते हुए छेड़ा था। अल्लाह खैर करे, मेरा बेटा भला क्यों लाने लगा गोरी मेम? तुम्हारे चचा ने जो रोग पाल रखा है, क्या वो काफ़ी नहीं है? अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया था। अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, नवेरा ने माँ का गुस्सा कम करना चाहा था। मैं तो मजाक में भी ऐसी बात करने से डरती हूँ। मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ जाए तो धूमधाम से शादी करूँगी, सारे अरमान पूरे करूँगी अपने। अनीसा ने शामिर का माथा चूमा था। अम्मी, अगर आप सारे अरमान शामिर भाई पे ही पूरे कर लेंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? समीर ने दुहाई दी थी और वो सब हंस पड़े थे, और उन सबको हंसते हुए देखकर किसी की उदास आंखें गहरी महरूमी पर रो रही थी और दिल दुख से भरा हुआ था। कितना मुकम्मल, कितना परफेक्ट मंजर था। उसके सामने एक भाई अपनी छोटी बहन से प्यार कर रहा था, बहन लाड से बातें कर रही थी, माँ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, दूसरे बहन भाइयों की नोक झोंक जारी थी। सबके दरमियान एक रिश्ता था, मान था, मोहब्बत थी और एक दूसरे का एहसास था। सब कुछ था वहाँ, वो सब कुछ जो है ना फ़िरोज़ के पास नहीं था। बस दुख था या फिर आंसू थे, और एक गहरा एहसास था, महरूमी का एहसास। समीर और सारा की किसी बात पे कहका लगाकर हंसते हुए शामिर की नज़र ऊपर की सिमत उठी, तो फिर उठी ही रह गई। दोनों हाथ पलंग पे रखे, कदरें झुकी हुई ऐना उन्हें ही देख रही थी, लेकिन उसका देखना कैसा था ये देखकर शामिर की हंसी डूबती चली गई थी। ऐना अपने एहसास से महरूमी को समेटती हुई वहाँ से हट गई थी, शायद इसलिए कि शामिर उसकी शक्ल ना देखे, जबकि दूसरी तरफ उसकी शक्ल देखने की शदीद ख्वाहिश जागी थी। न जाने क्यों ऐना का उन लोगों को इस तरह खामोशी से देखना और फिर खामोशी से ही वहाँ से हट जाना शामिर के दिल में बेचैनियाँ भर गया था। वो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं रहा था। कुछ देर बाद शामिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐना से कुछ कहने के इरादे से आया था, लेकिन अजीब सी बात थी कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और जब उसके कमरे तक पहुंचा तो कदम सुस्त पड़ गए थे। उसी कश्मकश में उसकी नज़र उठी थी और वो अपनी जगह जम सा गया था। ऐना नीचे कारपेट पर बैठी अपने बेड से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी और उसके आंसू बड़ी रवानी से बह रहे थे। उसकी तन्हाई, उसके अकेलेपन का एहसास शामिर को अच्छी तरह से हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद एक और एहसास था जो शामिर को अपने घेरे में ले रहा था, और वो उस एहसास को कोई नाम नहीं दे रहा था। बहुत से एहसासात ने उसे बैक वक्त अपने शिकंजे में लिया था। वो कितनी ही देर ऐना के कमरे के खुले दरवाजे में से ऐना को देखता रहा था। शामिर, यहाँ क्यों खड़े हो? अनीसा बेगम ऊपर आई तो शामिर को ऐना के कमरे के सामने खड़े देखकर ठठक गई। कुछ नहीं अम्मी, वो ऐना रो रही थी इसलिए रुक गया था। न जाने क्यों वो घबरा गया था, उसे अपना लहजा अजनबी सा लगा था और अपने बहाने पे हैरत हुई थी। ऐना क्यों रो रही थी? उन्होंने बेटे की उड़ी उड़ी रंगत को मशकूक नज़रों से देखा था। पता नहीं, उसने कंधे उचकाए, लेकिन फिर भी अनीसा बेगम ने तस्दीक करने के लिए ऐना के कमरे में झांक कर दम लिया था। अपने पैदा करने वालों को रो रही होगी मनहूस। माँ पैदा करके मर गई, बाप गोरी के साथ अयाशियाँ कर रहा और ये मुसीबत हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए रह गई है। उन्होंने नाक भू चढ़ाते हुए उसे कोसा था और शामिर उनके कोसने सुन बेजार हो गया था। उसने वहाँ से चले जाने में ही आफिया जानी थी, लेकिन दिलो दिमाग वो ऐना के दरवाजे की चौखट में ही छोड़ आया था। वो इतनी दूर इतने अरसे के लिए जा रहा था, इसलिए जाने से पहले ऐना से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और जब मौका मिलता था तब ऐना ही मंजर से गायब हो जाती थी। बहुत दिन हो गए थे वो उसके सामने ही नहीं आई थी, और आज अगर इत्तेफाकन आ भी जाती तो कतरा के निकल जाती थी। और इसी तरह में सारे दिन गुजर गए और शामिर की रवानगी का दिन आ गया। आज सभी घर पे थे। नवेरा, सारा, समीर, नवाज़, गिलानी और रानिया आपी भी शौहर और बच्चों समेत आए हुए थे।
लेकिन सिर्फ ऐना घर पे नहीं थी, वो कॉलेज गई हुई थी और फिर वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर चली गई, ये कहकर वो नोट्स बनाने जा रही है। और शामिर अपने इंतज़ार पे सर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी फ़्लाइट का वक्त कम रह गया था और अभी एयरपोर्ट पहुँचना था। घर वाले सभी उसे सी ऑफ करने गए थे, सिर्फ बेजान घर पे थी। और ऐना शाम ढले घर वापस आई तो पूरा घर उदासी की लपेट में नज़र आया था। समीर ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा था, सारा अपने कमरे में थी। नवेरा अनीसा बेगम को तसल्ली दिलासा दे रही थी और नवाज़ गिलानी भी जान के पास शामिर की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अंकल। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वो उनके करीब आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। इतनी देर क्यों लगा दी? शामिर तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करता रह गया था, नवाज़ गिलानी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। जी वो मैं कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने चली गई थी, 2 दिन बाद हमारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, इसलिए। उसने संजीदगी से बहाना घड़ा। चलो ये भी ज़रूरी था, अच्छा किया तुमने। वो सर हिलाकर उससे कॉलेज की रूटीन पूछने लगे थे और बीजान अंदर ही अंदर रैना की संजीदगी पे परेशान थी। अब्बू, फ़िरोज़ अंकल का फ़ोन है, नवेरा ने उन्हें पुकारा था और रैना चौंक गई। आओ बेटा तुम भी अपने पापा से बात कर लो। वो उसका हाथ थपककर उठ गए थे, लेकिन वो बात करने की बजाय चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी और बीजान देखती रह गई। नवेरा आपी जल्दी करे प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ, ऐना पराठे के इंतज़ार में बैठी बेचैनी से बोली थी। अगर इतनी ही जल्दी होती है मोहतरमा तो खुद बना लिया करो, नवेरा भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है, अनीसा बेगम ने तनक कर कहा था। रैना की सारी भूख उड़ गई। वो एक नज़र अनीसा बेगम और एक नज़र नवेरा को देखती हुई अपना बैग लेकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई थी। अम्मी आप भी क्या करती हैं, सबके लिए बना रही हूँ, एक उसके लिए बना दूँगी तो। बस चुप कर, तू उसके लिए कब तक पराठे बनाती रहेगी? खुद इतनी लोठा हो गई है, फिर भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। अनीसा बेगम ने बेटी को डांट दिया था और फिर अगली सुबह ऐना खुद किचन में पराठा बनाने आ खड़ी हुई थी और चंद लम्हों बाद ही उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। तपता हुआ घी उसके हाथों और बाजू को झुलसा के रख गया था। अम्मी, उसके मुंह से बेख्तियार माँ के लिए पुकार उभरी थी। बीजान ने उसको देखकर सीना पीट लिया था। अनीसा बेगम बौखला गई थी और नवेरा शर्मिंदा सी खड़ी थी। ऐना तकलीफ से तड़प रही थी। समीर ने भागकर उसके लिए बरनाल ढूंढी और उसके बाजू पर लगाई। तुम्हें किसने कहा था पराठा बनाने को? बीजान ने गुस्से से पूछा और उनके सवाल पे ऐना की तकलीफ और जलन की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई थी और साथ ही आंसू छलक पड़े थे। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ ऐना, तुम पराठा बनाने क्यों आई थी? बीजान ने फिर पूछा। उनके तेवर बिगड़े हुए थे और अनीसा बेगम नज़रें चुरा रही थी। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था, इसलिए खुद बनाने लगी। ऐना ने अनीसा बेगम को कोई दोष नहीं दिया था, क्योंकि ऐना को एहसास हो चुका था कि वो खामखा सब पे बोझ बनी हुई है। जिस लड़की के अपने माँ बाप ही नहीं है, वो दूसरों पर रोब क्यों जमाती है? उसका अपना कौन है भला? यही सोचकर उसने सबसे शिकवे शिकायत और ज़िद्दें करना छोड़ दी थी। तुम नवेरा से कह देती, वो सुबह से उठी हुई है, बीजान ने खफकी से कहा था, लेकिन ऐना फट पड़ी थी। नवेरा मेरी या मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है जो मेरा हर काम वही करती रहेगी। 16 साल हो गए मेरा बोझ उठाते हुए सबको, और अब कितना उठाएं? जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गई हूँ, सिर्फ हाथ जलाए, कटा नहीं है। अब बड़ी हो चुकी, अपने काम कर सकती हूँ, आप फिक्र न करें। बड़ी मजबूत हड्डी है मेरी, आसानी से मरने वाली भी नहीं हूँ। मरना होता तो तब माँ मरी थी, मैं भी मर जाती, वो तल्ख लहजे में कहती हुई वहाँ से चली गई थी। आज उसकी वैन नहीं आई थी, इसलिए वो घर से पैदल ही निकल आई थी और अभी वो चंद कदम ही दूर ही पहुंची थी कि समीर की बाइक उसके करीब आ रुकी। बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। ऐना बैठो यार, देर हो रही है, समीर ने खफकी से कहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐना ने किसी पे भी अपना हक जताना छोड़ दिया था। मैं कह रही हूँ ना कि मैं चली जाऊँगी, और अच्छा है टांगों की थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। उसने हल्के फुल्के से अंदाज में समीर को टालना चाहा। ऐना मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बैठो, पीछे वरना ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगा। समीर की धमकी में कुछ असर था, जब भी मजबूरन वो चुपचाप बैठ गई थी। ऐना काफ़ी बदल गई हो तुम, हालांकि मैं समझता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन तुम नहीं बदल सकती, समीर ने अफसोस से कहा था। मैं भी इंसान हूँ समीर भाई, मैं भी बदल सकती हूँ, उसने हंसकर कहा था। लेकिन तुम नहीं जानती है ना, कुछ लोगों के बदलने पे अफसोस होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। तुम हमारे घर की रौनक हो, हंसती खेलती रहा करो, समीर ने प्यार से समझाया। हाँ, मैं घर की रौनक ही तो हूँ, और कुछ भी नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा था। लेकिन समीर उसकी बात न सुन सका था, क्योंकि सामने फुटपाथ पे एक बूढ़ा आदमी अचानक रोड पे उतर आया था। उसको बचाते बचाते समीर ने एकदम बाइक को साइड की सिमत मोड़ा था और पीछे से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी उसकी बाइक को एक झटके से उड़ाते हुए आगे बढ़ गई थी। ऐना की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई थी और फिर उन चीखों में और दर्द की शिद्दत में इजाफा होता चला गया था। पीछे बहुत सी गाड़ियों के टायर चिड़चिड़ाए थे। उस एक्सीडेंट की खबर से गिलानी हाउस के दरो दीवार हिलकर रह गए थे, लेकिन दर्द का पहाड़ किस पे टूटा था।
अभी किसी को भी पता नहीं था। नवाज़ गिलानी बामुश्किल अस्पताल पहुंचे थे। उनके पीछे अनीसा बेगम, बीजान, नवेरा, सारा और रानी आपी भी पहुंच गई थी। लेकिन अस्पताल की राहदारी में साकित बैठे समीर को देखकर वो सब ठटक गए थे। समीर, नवाज़ गिलानी की आवाज़ पे खून में लथपथ समीर तड़प कर सीधा हुआ था। बाबा, वो है ना? समीर दहशत ज़दा सा बाप से लिपट कर रो पड़ा था। है ना? क्या हुआ है ना को? नवाज़ गिलानी चौंक गए थे। बाबा, है ना मेरे साथ वो एक्सीडेंट, वो बहुत ज़ख्मी हुई है बाबा, उसे बहुत बहुत चोटें आई हैं। समीर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और नवाज़ गिलानी के साथ साथ बीजान का दिल भी मुट्ठी में आ गया था। तुम खुद तो ठीक हो ना? अनीसा बेगम ने आगे बढ़ के बेटे को फिक्रमंदी से छुआ। समीर को खुद भी काफ़ी चोटें आई थी, उसका खून भी बह रहा था, लेकिन उसे अपनी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ ऐना की फ़िक्र थी, क्योंकि जिस हालत में वो लोग ऐना को अस्पताल लेकर पहुँचे थे, ये वही जानता था। उसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस ऐना ठीक नहीं है। वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी बेजान, वो मर जाएगी। समीर की ज़हनी हालत बहुत मुंतशिर हो चुकी थी। नवाज़ गिलानी ने डॉक्टर से कहकर उसकी ट्रीटमेंट करवाई और ऐना की कंडीशन पूछी, लेकिन डॉक्टर्स फ़िलहाल कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे थे। और ठीक 2 घंटे बाद डॉक्टर के मुकम्मल चेकअप के बाद पता चला कि ऐना की दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया, जिसके लिए उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी था। और दोनों टांगों के ऑपरेशन का सुनकर सबके सब साकित और सामित रह गए थे और बेजान बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अस्पताल से 1 माह बाद डिस्चार्ज होकर वो घर आई थी, लेकिन व्हील चेयर पे। उसकी टांगों का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो चल नहीं सकती थी। इसके लिए घर पे उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था और डॉक्टर्स ने बेहद इसरार से उन्हें ताकीद की थी कि उसकी रोज़ाना एक्सरसाइज और मसाज बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उसका चेकअप, उसकी मेडिसिन और उसकी खुराक पे पूरी तवज्जो की ज़रूरत थी। वो चलते फिरते, हंसते खेलते अपाहज हो गई थी। वो जो पहले थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी, बात कर लेती थी, इस हादसे के बाद बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। शुरू में नवेरा उसका काफ़ी ख्याल रखती थी, लेकिन फिर नवेरा के एग्ज़ाम शुरू हुए तो ऐना पे तवज्जो कम हो गई थी। सारा पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ रहती थी। वो कभी कभार ऐना के कमरे में आती थी। समीर रोज़ाना आता था, लेकिन वो लड़का था, ना तो वो ऐना को एक्सरसाइज करवा सकता था, ना ही उसके मसाज कर सकता था। अलबत्ता वो उसकी मेडिसिन और खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखता था। इस हादसे के 2 माह बाद फ़िरोज़ गिलानी का फ़ोन आया था और वह ऐना के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। जब से ऐना के साथ यह हादसा हुआ था, बीजान बिस्तर से लग गई थी। इसीलिए ऐना की सहूलत के लिए फ़िरोज़ गिलानी ने एक मुलाज़मा को बंदोबस्त करने को कहा था, जो समझदार भी हो और हर वक्त ऐना के साथ भी रहे। फ़िरोज़ गिलानी का आइडिया नवाज़ गिलानी को बहुत अच्छा लगा था और पसंद आया था। वो उनका फ़ोन सुनकर ऐना के पास ही आए थे, लेकिन ऐना ने फ़िरोज़ गिलानी का नाम सुनते ही उन्हें रोक दिया था। प्लीज़ अंकल, मुझसे किसी की भी बात मत किया करें, मुझे किसी का भी जिक्र नहीं सुनना। लेकिन बेटा, तुम जानती तो हो वो। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर मैं मर भी जाती तो वो मेरा जनाजा पढ़ने ना आते, सिर्फ इस डर से कि उनकी बीवी उन पे केस कर देगी। ऐना चीख कर बोली थी। बेटा, वो भी तो मजबूर है। अगर वो बीवी की इजाज़त के बगैर यहाँ आ जाता तो तुम जानती हो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वो जेल में जाएगा ही, उल्टा हम ही परेशान होते रहेंगे। उन्होंने उसे समझाया था। ठीक है ता अंकल, जो जैसा है ठीक है, मैं किसी से कोई मुतालबा नहीं कर रही, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने मेरे किसी भी नाम नहाद रिश्ते का कोई जिक्र ना हो। अगर माँ के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बाप के ना होने से भी कुछ नहीं होगा। पहले सबके दरमियान घुसकर बैठती थी, फिर भी तनहा रहती थी। अब कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ, अब भी तनहा ही रहती हूँ। कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदा सलामत हूँ, बस यही फ़र्क आया है ना कि मैं चल नहीं सकती, माजूर हो गई हूँ, टांगें अपाहज हो गई हैं, मैं रुक गई हूँ। बाकी सब कुछ चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, वक्त चल रहा है और सांसें भी चल रही हैं। वो बहुत बेतासुर से सपाट लहजे में न जाने क्या कह रही थी और नवाज़ गिलानी भीगी आंखों से वापस पलट गए थे। बीजान ने 2 साल ऐना का दुख दिल पे सहा था और 2 साल बाद वो इस दुख का बोझ दिल पे लिए खालिक़ हकीकी से जा मिली थी। उनकी मौत का दुख किसी और को शायद हुआ था या नहीं, ऐना को तोड़ के रख गया था। उस घर में सिर्फ बीजान ही तो थी जिन्होंने उसे माँ और प्यार दोनों की मोहब्बत दी थी, दोनों तरह का प्यार दिया था, हमेशा उसके लिए ढाल बनी थी। ऐना किस्मत का ये वार भी बड़ी बहादुरी से सह गई थी। शामिर के उन दिनों एग्ज़ाम्स हो रहे थे, इसलिए वो चाहने के बावजूद नहीं आ सका था और फ़िरोज़ गिलानी ने पहली बार एक इंतहाई कदम उठा लिया था। वो एलिस को तलाक देकर अचानक पाकिस्तान रवाना हो गए थे। एलिस यकीनन बरतानिया एम्बेसी के ज़रिए उन पर केस कर देती, लेकिन इस बार शायद किस्मत के फ़ैसले कुछ और थे। अचानक एलिस की बहन और भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे और एलिस गमज़दा से फ़िरोज़ गिलानी की बेवफाई भी फरामोश कर गई थी। शायद उसे फ़िरोज़ गिलानी के दुख भी याद आ गए थे। उस पर भी इदराक हो चुका था कि अपनों को चोट पहुँचे तो कैसी तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ के बावजूद किसी को कैद करके रखना, अपनी पाबंदी जमाए रखना भी किसी जुल्म से कम नहीं था।
गुड मॉर्निंग ऐना जी। समीर दरवाज़ा नॉक करके अंदर चला आया था। वो जो बेड से टेक लगाए बैठी कब से खुली खिड़की से नज़र आने वाले आसमान को देखे जा रही थी। समीर की आवाज़ पर चौंक कर नज़रों का जाविया बदला था। क्या देख रही हो? समीर ने खिड़की की सिम देखा था। देख रही हूँ कि आसमान भी माजूर ही है ना, ये भी तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं है। उसकी बात पे समीर ज़रा देर के लिए चुप कर गया था। चुप क्यों हो गया हो? है ना, जब भी देख सोचता हूँ कि तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ तो सच पूछो दिल से यही आ निकलती है कि काश मैं माजूर हो जाता, लेकिन तुम्हें कुछ ना आता। बस रोज़ मैंने ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाया, हालांकि तुम इनकार कर रही थी। काश मैं उस रोज़ तुम्हें पैदल ही जाने देता। समीर की नदामत फिर से ताज़ा हो गई थी। वो मुजरिम बना खड़ा था। छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ आज तुम मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूल गए हो? ऐना ने गुजरी बात को छोड़कर आज पे जोर दिया था और समीर को मज़ीद शर्मिंदगी हुई थी। यार पढ़ाई में बहुत बिजी रहता हूँ और जब फारिग होता हूँ तब बाबा किसी न किसी काम से बाहर भेज देते हैं। शाम को जिम जाना होता है, रात को थोड़ी देर के लिए जब फारिग होता हूँ तब तुम सो चुकी होती हो। समीर ने वजाहत पेश की थी। बेबस लोग कभी सो नहीं पाते समीर, सारी रात वो अपनी बेबसी और लाचारी सोचते सोचते सुबह कर देते हैं। वो तल्खी सी हंसी थी और समीर एक बार फिर कुछ न कह सका था। ऐना अपनी मायूसी और बेबसी पर सर झटकती हुई अपने आप को सरजनिश करने लगी थी। तुमने बताया नहीं समीर किस लिए आए थे सुबह सुबह? लगता है मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। डोंट वरी डियर, मुझ जैसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसने हल्के फुल्के से लहजे में कहा था। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आया था। गुड न्यूज़? आज शामिर भाई आ रहे हैं, समीर ने खुशी खुशी इतला दी थी, लेकिन ऐना की सोच एक पल में डूब कर उभरी थी। 4 साल गुजर गए, यानी वो 4 साल से इस हाल में बैठी थी। ऐना तुम्हें खुशी नहीं हुई? समीर ने बेतुका सा सवाल किया था। हाँ अच्छी न्यूज़ है, मुबारक हो, उसने कहकर चेहरा झुका लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। वो ऐना का हाथ पकड़ बाहर निकल गया था और ऐना कितने ही लम्हे साकित सी बैठी रह गई थी। इतना वक्त गुजर गया था, इतना सब कुछ हो गया था और वो आज भी वहीं की वहीं थी। उसने भराई हुई आंखों से व्हील चेयर को देखा था और पूरे जिस्म पे लर्जा तारी हो गया था। उसकी सिसकियाँ चीखों में बदल गया। वो अपनी चीखों का गला घूंटती हुई घुट घुट कर रोने लगी थी। अपनी मोहताजी का एहसास आज भी हावी हो गया था। ऐना कहाँ है? शामिर को घर आए हुए पूरा दिन गुजर गया था, लेकिन फिर भी ऐना कहीं नज़र नहीं आई। तभी उसने बलाखिर खुद ही पूछ लिया था। अपने कमरे में, सारा ने लापरवाही से कहा था। सारा का मिजाज अपनी माँ जैसा ही था। वो भी ऐना को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। क्या उसे मेरे आने का पता है? शायद हाँ, सारा ने कंधे उचकाए थे। फिर वो बाहर क्यों नहीं आई? शामिर के सवाल पर सारा ने चौंक कर उसकी सिम देखा था, क्योंकि शामिर का सवाल काफ़ी हैरान कुन था। आपको नहीं पता? सारा को हैरत हो रही थी। किस चीज़ का? यही कि ऐना बाहर क्यों नहीं आई? शायद इसलिए कि वो 4 साल गुजर जाने के बाद भी मुझसे खफा है। शामिर को जिस चीज़ का गुमान था उसने वही कहा था। लेकिन मेरे ख्याल में आपको कुछ भी पता नहीं। अगर आप ऐना से मिलना चाहते हैं तो उसके आने का इंतज़ार मत करें, उसके कमरे में जाकर खुद मिल लें, सारा ने अजीब मबहम से अंदाज में कहा था। और शामिर ने उलझ कर ड्राइंग रूम में दाखिल होती अनीसा बेगम को देखा। अम्मी, ऐना कमरे में क्यों है? ये सारा क्या कह रही है? शामिर के सवाल पर अनीसा बेगम का रंग बदला था। अरे बेटा, ये मिलना मिलाना तो होता रहेगा। तुम सफ़र से थके हुए आए हो, कमरे में जाकर आराम करो, नींद पूरी होगी तो फ्रेश हो जाओगे। अनीसा बेगम के टालने वाले अंदाज पे शामिर ठठक गया था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं फ्रेश ही हूँ, एक बार ऐना से मिल लूँ, वो कहते हुए खड़ा हो गया। अनीसा बेगम को पतंगे लग गए। उसी दिन का तो डर था मुझे पता था ये लड़का मेरे इख्तियार में नहीं, उसे हमदर्दी का बुखार चढ़ जाएगा। वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी बुड़बड़ा रही थी। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है ना? फिरोज़ गिलानी मस्जिद से इशा की नमाज़ पढ़कर आए थे, उन्हें देखकर रुक गए थे। कुछ नहीं हुआ, वो कहकर चली गई। ऐना व्हील चेयर पर बैठी खुली खिड़की से बाहर की रोशनियां देख रही थी। जब उसके पीछे खटके की आवाज़ उभरी, उसने चौंक कर पीछे देखा। उससे उस वक्त फिरोज़ गिलानी के आमद की तवक्को थी। वो नमाज़ पढ़कर उसके पास ही आते थे, लेकिन आज उनकी जगह शामिर को देखकर वो थम सी गई थी, जबकि शामिर को यूँ लगा जैसे उसका दिमाग एक धमाके से उड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐना शामिर के चेहरे पे ज़लज़ले के आसार देखकर चौंक गई थी। उसकी हालत काफ़ी अबतर हालत थी। वो कितने ही लम्हे ऐना को दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देखता रहा था और फिर चंद सेकंड्स बाद इसी खामोशी से वापस पलट गया था। उसकी खामोशी खासी खौफनाक थी। अम्मी, सारा, समीर, उसने ड्राइंग रूम में आते ही काफ़ी बुलंद आवाज़ से सबको पुकारा था। क्या बात है बेटा? नवाज़ गिलानी और अनीसा बेगम आगे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। नवाज़ गिलानी को बेटे की इतनी बुलंद आवाज़ पर हैरत हुई थी। ऐना कब से चलने फिरने के काबिल नहीं है? उसने अनीसा बेगम की आंखों में देखकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता? वो अनजान बनते हुए बोली। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ऐना और समीर का एक्सीडेंट हुआ है। समीर बच गया, जबकि ऐना की टांगों में फ्रैक्चर हो गया और उसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, जिसके बाद ऐना बिल्कुल ठीक है। उसने चबा चबा कर कहते हुए माँ को बगौर देखा था।
तो इस वक्त वो ठीक ही थी ना? अनीसा बेगम तेज़ी से बोली। इस वक्त ठीक थी तो क्या अब फिर उसका एक्सीडेंट हो गया जो वो दोबारा से माजूर होकर व्हील चेयर पर बैठी हुई है? शामिर मजीद गुस्से में आ गया था। डॉक्टर्स ने तो यही कहा था कि वो अब ठीक हो चुकी है और मैंने भी तुम्हें यही बताया था। अब उस लड़की ने खुद ही चलने फिरने की एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की तो हम भला क्या कर सकते थे? उन्होंने नागवारी से कहा। अम्मी, एक माजूर अपाहज मोहताज इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, दूसरे उसका सहारा बनते हैं तब वो कुछ करने के काबिल होता है। आप लोगों की लापरवाही और बेहिसी देखकर यही एहसास होता है कि उसकी मोहताजी के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। बहुत हौसला, बहुत जिगरा है आप लोगों का। एक हंसती खेलती लड़की को घर के एक कमरे में बिठाकर बहुत ठाठ से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो समीर और सारा वगैरह को तमस्कुराना नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ गया था। शामिर, रुको, बात सुनो। अनीसा बेगम लपक के पीछे आई। अम्मी, बहुत गलत किया आपने, मुझे अंधेरे में रख के, और मैं जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया है। मेरे पाकिस्तान से जाने से चंद दिन पहले ही आपको पता चल गया था कि मैं ऐना को पसंद करने लगा हूँ। इसीलिए जब भी फ़ोन पर ऐना के बारे में पूछता था आप ठीक से जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज आप सबके सामने मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं ऐना को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो चाहे जिस हाल में भी है, मेरी शादी उसी से होगी। और अगर मेरे इस फैसले पर आप लोगों में से किसी को भी एतराज़ है, वो बेशक मेरी शादी में शरीक ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। अपनी बात कहकर वो बाहर निकल गया था, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद को सांप सूंघ गया था। ऐना, आई एम सॉरी, सबके साथ साथ मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूँ। शामिर सुबह सुबह उसके कमरे में आया था और उसके सामने मुजरिमों की तरह बैठ गया था। मेरा मुजरिम कोई भी नहीं है, मुजरिम तो मैं खुद हूँ और सज़ा भुगत रही हूँ, बस यही बहुत है, वो आहिस्ती से बोली थी। ऐना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, वरना मैं यकीनन तुम्हें कॉल करता, तुमसे बात करता। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शामिर अपनी नदामत, अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपको मेरे सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़े, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते, मेरा हाल पूछते। बस वक्त गुजरना था, गुजर गया। ऐना ने अपने मखसूस बेतासुर लबो लहजे में कहा था। वक्त को ऐसे नहीं गुजरना चाहिए था ऐना। शामिर को पछतावा घेर रहा था, लेकिन ऐना इस स्टेज पे थी जहाँ किसी का भी दुख, मलाल, पछतावा, अपनायत और माफ़ी तराफ़ी कोई मायने नहीं रखते थे, जहाँ वो बेहिसी की चादर ओढ़ चुकी थी। आज से 2 साल पहले अपने चेहरे पे पशेमानी लिए उसके वालिद मोहतरम फ़िरोज़ गिलानी भी इसी तरह उसके पास आए थे और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग रहे थे, जिस पे कुछ भी कहे बगैर ऐना बहुत ही फॉर्मल से अंदाज में पेश आई थी, और उसका ये लिया दिया अंदाज़ अब हर एक के लिए मखसूस हो चुका था। शामिर को पाकिस्तान आए हुए 1 महीना हो चुका था जब उस झील में कंकर पड़ा था और लहरें दूर तक फैली थी। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शामिर नवाज़ का नाम भी नहीं सुनना चाहती और आप कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। वो इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनी गई थी। वो चीख चीख कर कहती पागल होने लगी थी, और फ़िरोज़ गिलानी चुपचाप सर झुकाए कमरे से बाहर आ गए थे। शामिर उस वक्त घर पे नहीं था। जब घर आया तो पहला सामना अनीसा बेगम से ही हुआ था। मुबारक हो बेटा, आपकी चहेती ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाप ने पूछा था, उससे कह रही थी कि मैं तो शामिर की शक्ल नहीं देखना चाहती, शादी तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, उसे इनकार करने का पूरा हक है। हमने उसके साथ किया, अच्छा किया है। जो वो मेरे प्रपोज़ल पे खुश होती फिरे, वो 1 बार नहीं 10 बार इनकार करे तब भी कम है। ड्राइंग रूम के सोफ़े पे बैठते हुए वो अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा था, और अनीसा बेगम पहले उसकी बात पे हैरान फिर खुश हुई थी। गोया तुम इसका इनकार तस्लीम कर चुके हो। मैंने ये कब कहा अम्मी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इनकार करती है तो करे, मैं उसे मनाऊँगा। वो 10 बार इनकार करेगी, मैं 10 बार मनाऊँगा। सरशार से अंदाज में सोफ़े पे नेम दराज हो गया था और अनीसा बेगम कल्स के रह गई। और फिर ये रोज़ होने लगा था। वो शामिर के प्रपोज़ल से इस कदर चिढ़ चुकी थी कि कोई नाम भी ले लेता तो वो चीखने चिल्लाने लगी थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो फ़िरोज़ गिलानी पे और शामिर इस हंगामे की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में ही आ गया था जहाँ फ़िरोज़ गिलानी मुजरिम बने बैठे थे। तब शामिर ने खुद साफ साफ बात करने का सोचा था, और जब गुस्से में आ गया तो अपने कमरे से अपनी डायरियाँ और गिफ्ट्स उठा लाया था। ये डायरियाँ उसने इंग्लैंड में लिखना शुरू की थी, और इन डायरियों में तहरीर लफ्ज़ों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ ऐना की ज़ात थी। वो ऐना जो शामिर के प्रपोज़ल को महज एक हमदर्दी और नदामत का नाम दे रही थी, वो इस डायरियों में तहरीर, मोहब्बत और चाहत को पढ़कर दम बखुद रह गई थी। वो फटी फटी आंखों से उन गिफ्ट्स को देख रही थी जो शामिर उसके लिए लेकर आया था। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ का उसने ख़ास ध्यान रखा था। एक एक चीज़ को बहुत एहतियात और बहुत चाहत से पैक किया हुआ था। उसकी मोहब्बत उसके लफ्ज़ों से, उसकी चीज़ों से ही छलकी पड़ रही थी। ऐना गुंग सी हो चुकी थी। मगर मैं फिर भी ये शादी नहीं कर सकती। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। सब कुछ जान लेने के बाद ऐना का लहजा तो बदल गया था, लेकिन बयान अब भी नहीं बदला था। वो अब भी शादी से इनकारी थी। मुझे वजह बता सकती हो? शामिर संजीदगी से उसे देख रहा था। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, वो रुख मोड़ते हुए बोली थी।
क्यों छोड़ दे अकेला? किस लिए? हर बात पे तुमने एक ही रट लगाई हुई है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों भागती हो सबसे? शामीर ने उसे कंधों से थाम लिया था। क्योंकि सब मुझसे भागते रहे हैं, क्योंकि सब ने मुझे नफ़रत, तन्हाई और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपकी माँ मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती, इसलिए कि आपकी ये नाम नेहाद मोहब्बत, अपनायत और हमदर्दी मुझे चलने की ताकत ना दे दे। आज इतने सालों बाद आपका ये अपनापन मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे जब सबकी ज़रूरत थी तब कभी किसी ने मेरे कमरे में झांका तक नहीं था, यहाँ तक कि मेरे बाप को भी मेरी परवाह नहीं थी। आज अगर सबके दिल में मेरे लिए दर्द जागा है तो मेरे किस काम का? आपका ये आज का दर्द मेरे गुजरे हुए दर्द को कम नहीं कर सकता। आपकी ये हमदर्दी मेरी अजियत, मेरे दुख नहीं समेट सकती। जिन अजियतनाक रातों को मैंने अकेले जाकर गुजारा है वो मैं भूलूं भी तो कैसे? ऐना शामिर के सवाल पे चटक गई थी। उसके आंसू रुखसारों को भिगोते चले गए थे। ऐना प्लीज़ मुझे गुजरे वक्त का आईना मत दिखाओ। जो कुछ मेरी बेखबरी और नादानस्तगी में हो चुका है इसकी सज़ा न दो। मेरे जज्बात को, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो। बेशक तुम्हें अपनी मर्ज़ी करने का इख्तियार है, लेकिन प्लीज़ सिर्फ़ एक बार मेरी मोहब्बत को तो सोच लो। शामिर का लहजा इल्तिजाइया हो गया था। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। दूर हो जाइए मेरी नज़रों से, चले जाइए यहाँ से। वो कहते कहते चिल्लाने लगी। उसका अंदाज़ जुनूनी सा हो रहा था। शामिर ने उसे रोकना चाहा तो वो शामिर के गले पड़ गई थी। वो चाहता था कि ऐना एक बार दिल खोलकर अपने अंदर का गुबार निकाले, तमाम गिले शिकवे और गुस्सा सब एक साथ बाहर डाले, और शामिर की तवक्को के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। वो रोते रोते थक गई तो उसी के कंधे पर सर रखकर सिसकने लगी थी, और शामिर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए उसे अपनी मोहब्बत और अपनी ज़ात का मान बख्शा था। और ऐना अपनी सिसकियों में न जाने क्या क्या कहती चली गई थी। ऐना की शर्त थी कि वो शादी के बाद गिलानी हाउस में नहीं रहेगी, और शामिर ने उसकी ये शर्त आंखें बंद करके मान ली थी, क्योंकि वो जानता था कि वो घर के माहौल से निकलना चाहती थी। इसीलिए उसने चंद दिनों में ही अपने लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया था, और आज वो धूमधाम से उसे रुखसत करवा के अपने साथ ले आया था। और पहले कदम पे ही ऐना घबरा गई थी, क्योंकि मसला सेकंड फ्लोर पे जाने का था। ऐना दुल्हन बनी गाड़ी में बैठी थी, और शामिर फ्लैट्स की बिल्डिंग को मायने खेजी से देखता हुआ ऐना की साइड में आया था। क्या ख्याल है दुल्हन साहिबा, सीढ़ियों पे एंजॉय करते हुए जाएं कि लिफ्ट का सहारा लें? ऐना का चेहरा झुका हुआ था। उसके लहजे और बात पे मज़ीद झुक गया था। लिफ्ट से चलते हैं, ऐना ने आहिस्तगी से कहा था। यही तो मैं सुनना चाहता था जनाब। शामिर शरारत से हंसा और गाड़ी को लॉक करते हुए उसने ऐना को पूरे इस्तेहकाक से बाजुओं में उठा लिया था। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही ताज़ा गुलाब के फूलों की महक ने चार सू फैलते हुए उनका भरपूर इस्तकबाल किया था। शामिर ने ऐना को बड़े मान के साथ बेड पर बिठाया था, और कमरे को देखकर ऐना की आंखें फैल गई थी। उसे शायद अंदाज़ा नहीं था शामिर कमरे को इतना डेकोरेट करेगा। पूरा कमरा ताज़ा फूलों से सजा हुआ था, और इसके अलावा कमरे की दीगर डेकोरेशन और कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत थे। ऐना ने एक एक चीज़ को बहुत दिलचस्पी से देखा। क्या देख रही हो यार, क्या बेडरूम अच्छा नहीं लगा? शामिर दरवाज़ा लॉक करके वापस आया तो ऐना को एक ही जाविये से बैठे देखकर पूछ लिया था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने फ़ौरन चेहरा झुका लिया था, क्योंकि आंखों के गोशे भीग चुके थे। फिर कैसी बात है? शामिर उसके बराबर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ चुका था। मैं इतनी मोहब्बत और अपनायत की आदी नहीं हूँ शामिर। वो रोहान सी हो गई थी। मेरे साथ रहोगी तो आदी भी हो जाओगी। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। वो उसके आंसू पूंछते हुए बोला था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो गहरी पुरसुकून नींद सो रही थी जब शामिर ने उसके कान के करीब काफ़ी गमगीन आवाज़ में उसे मॉर्निंग विश करते हुए नींद से जगा दिया था, और ऐना के चेहरे पे बिखरे बाल आहिस्तगी से पीछे हटाकर उसके माथे पे बोसा दिया था। इतनी जल्दी? ऐना ने टाइम देखकर कहा। रानिया आपी की कॉल आई थी, वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं, इसलिए सोचा तुम्हें जगा दूँ। शामिर ने उसको अपने बाजू का सहारा देते हुए उठाकर बिठाया था। लेकिन फिर मैं तो लेट हो जाऊँगी, मुझे तैयार होना है। कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ आता हूँ। आपी के आने तक तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े और तौलिया मैं वॉशरूम में रखा आया हूँ। उसे व्हील चेयर पर बिठाकर शामिर बाथरूम में ले आया था। साबुन, शैम्पू, तौलिया, बॉडी स्प्रे सब कुछ वो उसके करीब रख के पानी चेक करके बाहर चला गया था, और ऐना कितने ही लम्बे उसकी पुश्त को देखती रह गई थी। गुड मॉर्निंग डियर। रानिया आपी ने घर में दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर विश किया था। गुड मॉर्निंग। शामिर हमजा और सोनी को प्यार करता पीछे हट गया था। ऐना कहाँ है? वो शावर ले रही है। ओके तुम बैठो, मैं नाश्ता निकालती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगी। रानिया आपी उनके छोटे से अमेरिकन स्टाइल किचन की सिमत बढ़ गई। कैसा फील कर रहे हो शादी के बाद? उन्होंने उसे छेड़ा था। शामिर मुस्कुरा दिया। अभी तो सिर्फ खुशी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस खुशी को बहुत ज़्यादा खुशी में तब्दील करना चाहता हूँ। किस्मत के साथ कोशिश और मेहनत का खेल खेलना चाहता हूँ। शामिर का लहजा एक तरंग लिए हुआ था। क्या मतलब?
मतलब बहुत ख़ास है आपकी। मैं ऐना को उसके कदमों पे दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैंने आज दिन 12 बजे एक डॉक्टर से टाइम ले रखा है, जो ऐना का चेकअप करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। शामिर की बात पे रानी आपी को हैरत हुई थी। क्या ऐना ठीक हो सकती है? आप भी खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने ऐना का मसला उनके साथ शेयर किया था और उन्होंने मुझे अच्छे की उम्मीद दिलाई है। और वैसे भी मुझे उसकी पाक ज़ात पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह ऐना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शामिर का लहजा पूरी यकीन था। व्हील चेयर पर बैठी ऐना के आंसू छलक पड़े। वो शामिर की बातें सुनकर रो पड़ी थी। अब अगर वो ना भी ठीक होती तो उसे कोई गम नहीं था, क्योंकि अब उसका एहसास करने वाला, उसका दर्द बांटने वाला साथी उसके साथ था। शामिर के मुसलसल एक्सरसाइज, मसाज, मेडिसन और तवज्जो ने ये दिन दिखाया था कि पूरे 8 माह बाद ऐना ने 4 साल बाद पहला कदम उठाया था। वो शामिर का सहारा लेकर चलने की कोशिश करने लगी थी। फिर अगले 6 माह तक वो स्टिक का सहारा लेने लगी थी और ठीक 2 साल बाद ऐना अपने कदमों पे चल के वापस गिलानी हाउस आई थी अपने पापा से मिलने। ऐना मेरी बच्ची, उसे देखकर वे यकीन हो गए थे। कैसे हैं पापा? वो उनके गले लग गई थी। कौन आया है? अनीसा बेगम अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम ताई आंटी। ऐना सलाम करती हुई उनकी सिमत बढ़ी, लेकिन अनीसा बेगम साकित सी खड़ी थी। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन की साड़ी में शोल्डर कट बालों और हल्के फुल्के मेकअप में वो ऐना तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। ऐना ने शामिर को देखा। अम्मी, ऐना आपको सलाम कह रही है। उसने माँ को मतवज्जे किया। हाँ। उन्होंने खोए हुए अंदाज में उसके सर पे हाथ रखा था। बेटा, ये सब कैसे? फिरोज़ गिलानी खुशी से बोल नहीं पा रहे थे। ये सब सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। ऐना बहुत अरसे से चलने फिरने में काफ़ी इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया था। ये बात राज रखी थी। शामिर ने ऐना को वालहाना नज़रों से देखते हुए कहा। सब भी हैरत से देख रहे थे। ये सब मेरे खुदा का और मेरे मसीहा का कमाल है। एक ऐसा मसीहा जो मेरे दिल में ही नहीं, मेरी रूह में भी बसता है। ऐना का लहजा भीगा हुआ था। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है और हमने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, जिसके लिए हम आप सबको इनवाइट करने आए हैं। ऐना ने सबको दावत दी थी और समीर बेख्तियार हंस पड़ा था। भैया, आप लोग तो छुपे रुस्तम निकले हो। सब कुछ अकेले अकेले ही कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। मोहब्बत हो तो ऐसी। ऐना खिलखिला कर हंसी थी। नवाज़ गिलानी भी बेटे की मोहब्बत और मेहनत देखकर बेइंतहा खुश हुए थे और शामिर की खुशी बयान से बाहर थी कि उसकी मोहब्बत रंग लाई थी। तो ये था आज का खूबसूरत सा नॉवलेट और बहुत ही मज़े का था। शॉर्ट था, अच्छी स्टोरी थी। मतलब मैं इस तरह के नावल स्किप कर देती थी। मुझे होता था कि आप लोगों को थोड़े लंबे लंबे नावल पढ़कर सुनाऊं, लेकिन ये इस तरह के नावल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ये मुझे पता था। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार आप लोग सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि मुझे इस दफ़ा जो अच्छा नावल मिला मैं वो पढ़ दूँगी। बेशक आप लोग सुनो ना सुनो, मैं तो पढ़ लूँगी ना। एटलीस्ट मुझे तो पसंद है इस तरह के नावल्स पढ़ना। तो इसीलिए मैं अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस तरह के नावल अब दोबारा स्टार्ट किए हैं। होपफुली कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस नावल को। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।